चला जाए आगे, स्टार्ट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, नई नई चीज़ें आएंगी, सीखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप शायद सही तरीके से नहीं जान रहे होंगे। स्टार्ट करें जी। जरा देखिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज़ के बारे में बात किया था। हमने ये कहा था कि ओपनिंग एंट्री पास करिए। आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, क्लास में ही कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो कराया उसमें कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। नहीं ना? मैंने कहा था ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने किया था इसको घर पे। ये क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। क्लोजिंग एंट्री पास करने का मतलब ईयर एंड में आपको जर्नल एंट्री करनी है। और मैंने कहा था कुछ भी आप ले जाते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तक कोई भी आप हेर फेर करते हैं 1 रुपए की भी, वो बिना जर्नल एंट्री के नहीं हो सकती। बोला था ना मैंने। ये आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप जब चाहो कुछ भी प्लस और कुछ भी माइनस कर दो। बिना अकाउंटिंग के प्लस और माइनस कुछ नहीं हो सकता। यस और नो? चलिए, तो अब बात करते हैं हमें क्लोजिंग एंट्री। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री पास की थी। ओपनिंग का मतलब होता है जब हम अगले साल ले जाते हैं फर्स्ट डेट को, तो सब अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, जो डिफरेंस आया वो कैपिटल। लेकिन 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 जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं ना, तो इसका मतलब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो जो भी डेबिट होता है उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी डेबिट होता है उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। क्रेडिट करना पड़ता है। पक्की बात है ना? क्लोज करने के लिए, क्योंकि आज वो क्रेडिट होगा तो अगले दिन जब ओपनिंग होगी तो अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप कट पिट करके बराबर हो जाएगा। जो चीज़ आज आप क्लोजिंग डेट में क्रेडिट कर रहे हैं वो ओपनिंग एंट्री पास करते समय डेबिट कर देंगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। केवल आप एक बुक से उठाकर दूसरे बुक में ले जाने के लिए यहां पर आप खत्म कर रहे हैं और यहां पर दोबारा शुरू कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए जरा देखते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको क्लोज करना है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे ना। कहाँ ले जाएंगे इसको? सर इसको ना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर याद हो तो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था लास्ट सेशन में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है। परचेजेस भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं, वेजेस भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, जो आया होगा वही तो बाहर गया होगा, इसको हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं ना। तो जब हमारा परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा? सर ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स हमारा कितने जाता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड, तो जो माल बेचा होगा, नाउ द सेम गुड्स इज गोइंग टू बी बैक, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न होगा। यस सर, ये भी हमारा सैलरी। ओ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम प्रोडक्ट और सर्विसेज पर एप्रोप्रिएट या एट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? ये सब हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? चलो, क्लोजिंग स्टॉक भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अच्छा एक बार इसमें देखो कहाँ कोई दिक्कत है क्या? ये जो मैंने लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी में भी? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट एसेट होता है। डेबिट होता है जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट साइड। ये जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। जब माल खरीदते हैं, व्हेन वी परचेज द गुड्स वी डेबिट द परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे?
क्रेडिट कर देंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेजेस भी इसी तरह क्रेडिट, जब वेजेस देते हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, और जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट हो। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिटर्न आउटवर्ड, परचेज डेबिट हुआ तो परचेज रिटर्न क्या होता है, तो जब इसको खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। अब क्लियर है। सेल्स क्या होता है, जब खत्म करेंगे या क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स जो किया था वो वापस आया, ये सेल्स वापस आ गया तो इसका मतलब डेबिट हुआ होगा, तो क्लोज करने का मतलब हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सैलरी नॉर्मली आपको मालूम है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इंश्योरेंस आपको मालूम है, बैड डेट्स आपको मालूम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है ना, तो ये क्रेडिट करते हैं, और जब क्लोज करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, अब तो समझ में आ गया ना। अब क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं ये तो बताओ ना। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं जी। बेसिकली ये हमारी एसेट होती है, क्या होती है, नॉर्मली देखा जाए तो ये हमारी एसेट्स होती है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये यूज़ नहीं हो पाया, दूसरा मैंने ये भी बताया था, अगर ये यूज़ नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसी डेबिट में से तो निकला ना क्लोजिंग स्टॉक। जैसे रिटर्न आउटवर्ड कहां से निकला, परचेज रिटर्न से। जिस तरह रिटर्न इनवर्ड कहां से निकला, सेल्स रिटर्न से, सेल्स से रिटर्न हुआ। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकला होगा, परचेज से निकला होगा। कहां से निकला होगा, स्टॉक कहां से बचता है, जो माल खरीदा होगा मैंने उसी में से ही तो बचा होगा ना। तो ये बचा हुआ परचेज में से है, तो परचेज अगर डेबिट है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होगा, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। चलिए जरा देखते हैं क्या क्या है। जरा देखिए, ओपनिंग स्टॉक को मैंने कहा क्रेडिट करो 10,000 से, कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में, बहुत बढ़िया। परचेज को 50,000 क्रेडिट करना है, परचेज को 50,000 क्रेडिट करना है, किस अकाउंट के थ्रू करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। वेजेस को क्रेडिट करके ख़त्म करना है, वेजेस को क्रेडिट करके ख़त्म करना है, किस अकाउंट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू, कर दिया। परचेज रिटर्न को ओ डेबिट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न को डेबिट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो देखो देखो, क्रेडिट करना है। देखो परचेज अकाउंट को क्या करना है, कहाँ गया कहाँ गया, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हमें डेबिट करना है, परचेज रिटर्न को आप डेबिट कर दो, हो गया ना, परचेज रिटर्न डेबिट हो गया। अच्छा, कहाँ जाएगा ये, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अच्छा, परचेज रिटर्न के बाद क्या है, सेल्स, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट करना है, सेल्स को डेबिट कर दो, कर दिया। अच्छा, और क्या है, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट करना है, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना है ना। ये देखो, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, ऊपर ये वाला। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, सैलरी है 8,000 रुपये से, कहो तो मैं पूरा कर दूं, मैं ही कर देता हूं। देखो इधर, आप लोगों को अगर ऐसे दिक्कत हो रही है समझने में, मैं पूरा कर देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। चलो बताओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को डेबिट कर दें। ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दें, डेबिट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देते। कितने से था ओपनिंग स्टॉक, दैट वाज 10,000। अच्छा जी, इसी तरह देखो, परचेज को डेबिट था, क्रेडिट कर दे 50,000 से। ओके, वेजेस डेबिट था, क्रेडिट कर दें 5,000 से, ख़त्म करने के लिए।
रिटर्न इन आउटवर्ड, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट 5000 से, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज जो परचेज किया था वो देखो ना इधर किया है, परचेज इधर देखो क्रेडिट किया है, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न उल्टा, परचेज रिटर्न। कितने से है परचेज रिटर्न, 5000 से, अच्छा जी। सेल्स डेबिट करना पड़ेगा 1 लाख से, हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने का मतलब जितनी भी क्रेडिट हुई हैं उनको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, जो कुछ भी अकाउंट डेबिट हुए हैं उनको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से, अच्छा रिटर्न इनवर्ड के बाद सैलरी है, सैलरी कहाँ जाता है सर, ये तो पीएल में जाता है, चेंज हो गया ना सिस्टम, कहाँ जाता है सैलरी, पीएल में, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से है सैलरी, 8,000 से। अच्छा, सैलरी के बाद क्या है, इंश्योरेंस 1,000 सेम, अच्छा 1,000 के बाद क्या है, बैड डेट्स 3,000 सेम है, एक्सपेंसेस को है, डेबिट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट रिसिव्ड 3,000 है, क्रेडिट है, क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया। डिस्काउंट अलाउड 4,000 एक्सपेंसेस था, डिस्काउंट रिसिव्ड 3,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक, छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए क्लोजिंग स्टॉक को, एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। चलो बताओ इसको कहाँ ट्रांसफ़र करें, ये चला जाएगा हमारा ट्रेडिंग में, ऊपर वाला सारा का सारा हमने ट्रांसफ़र कर दिया ट्रेडिंग में, कितना है 75,000। अच्छा, सेकंड वाला 1,05,000, छोड़ देते हैं, अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, इधर ये सब कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में, कितना हुआ, 16,000, बहुत बढ़िया, ये भी हमारा पीएल में ही जाएगा। देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन या उसके पहले भी कई बार क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करवाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक जब आपको याद होगा, गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय भी मैंने इसकी एंट्री करवाई थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद आया होगा, एक बार नहीं कई बार करवाया है और मैंने बार बार उस चीज़ को बताया है। तो आप उस एंट्री को यहाँ पास कर दें, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितने रुपए से है, 15,000, दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ये क्लोजिंग एंट्रीज इस तरह से पास होती हैं। ये आपका मन नहीं करता कि आप जो चाहें डेबिट कर दें, जहाँ चाहें डेबिट कर दें, ये आपको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, नोट कर लें तो हम आगे चलें। कोई भी ऐसा, हाँ बाबू मर्जी है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसकी सेपरेट करें क्योंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। देखिए ना, अभी इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे, देखिए इधर सबसे पहले ये देखिए, जब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला क्या आया, हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक, उसको अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने कई बार कंप्लीट कर रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटर है टू ट्रीट इट सेपरेटली, अलग से जर्नल एंट्री करें, दैट वुड बी बेटर टू ऑल ऑफ यू। नोट हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता था, ओपनिंग एंट्री कर लेंगे आप लोग, कर दें,
देखिए ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है सबको अपने घर वापस ले आओ। घर वापस ले आओ किसको, जरा ढंग से देखो। होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, दो चीज़ें हमको मालूम है, एक है ट्रेडिंग और एक है बैलेंस शीट, ये आपको मालूम है। ये होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और ये होता है बैलेंस शीट। अगर आपको कहानी याद हो तो मैंने एक कहा था, इसमें हम लोग हमेशा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं, याद आया ना। और इसमें हमें होता है किससे कितना कैपिटल है, कितना लायबिलिटीज़ हैं, यानी कितनी पेबल्स हैं, कितना किसको देना है। और इधर लिखते हैं हम लोग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, जिसमें ये होता है कि हमारे पास कितने रिसीविएबल्स हैं। कुछ याद आया होगा, कुछ ऐसे बताया था। यानी ये वो अमाउंट होते हैं जो ख़त्म कभी नहीं होते, ये चलते रहते हैं। चलते रहते मतलब हमें किसी से 10,000 लेना है तो क्या मैं छोड़ दूं, बैलेंस शीट की डेट खत्म हो गई, 31 मार्च आ गया, उसके बाद ना लूं। मैंने किसी को उधार माल दिया 10 लाख रुपए का, 31 मार्च खत्म हो गई, क्लोजिंग एंट्री खत्म हो गई, बुक्स हमने क्लोज कर दी, अब 1 जनवरी को मैं कहूँगा अब तुमसे पैसा मैं नहीं लूँगा। ऐसा नहीं ना होता। और कैपिटल मेरे बिजनेस में पड़ी हुई है, सब उड़ गई क्या, किस पड़ी हुई है बैलेंस शीट में, है ना। यानी ये वो चीज़ें हैं, या ये वो चीज़ें हैं जो मुझे किसी से अभी लेनी बाकी हैं, किसी को देनी बाकी हैं। बात समझ में आई। तो अगर ये सिस्टम है तो हम इसको हमेशा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री के थ्रू ले आते हैं, क्लोजिंग के थ्रू बंद करते हैं और ओपनिंग के थ्रू ले आते हैं। और ये वाला एक बार ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, इसका अब कोई माई बाप नहीं है, ये बिल्कुल किनारे हो गया। बात समझ में आई। ये डस्टबिन है, क्या है जानते हैं ना, जो आप रिसाइकिल बिन जानते हैं ना, बैलेंस अपने कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना रिसाइकिल बिन। आप फालतू के फोल्डर को रिसाइकिल बिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो ज़रूरी होते हैं उनको अगले दिन के लिए रखते हैं। तो ये ज़रूरी है जिनको आप आगे ले जाएंगे, और ये वो कबाड़ है जिसको आपने रिसाइकिल बिन में ट्रांसफ़र कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जरा देखिए, ये ट्रेडिंग पीएल वाला ये सब कबाड़ आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अब ये आगे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अरे जो सैलरी देनी थी दे दी, जो माल बेचना था बेच लिया, जो खरीदना था खरीद लिया। हाँ, जो आगे ले जाना है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज़, रिसीवेबल्स, पेबल्स, yes we can go ahead and we must try to pass the journal entry in the very next year as a opening entry। इन सारे क्लोजिंग एंट्रीज को, ये सारी क्लोजिंग हैं, इनको अगले दिन हमें ओपनिंग एंट्री पास करके ले आना पड़ेगा। इज इट क्लियर। चलो जरा देखो क्या है, कहता है ओपनिंग एंट्री पास करके ले आओ। अरे हमें मालूम है कैपिटल जो होता है ना लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है तो बताओ ना, 30,000 की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी तो क्रेडिट ही होती है ना। हाँ सर। अरे बिल्स पेबल 5,000, ये भी तो मेरी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल 5,000 लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इतना हमें मालूम है सर जी। ओके, क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, ये भी तो हमारी लायबिलिटी है सर, इसको भी ना आप क्रेडिट कर दीजिए, ये भी हमारी लायबिलिटी। ठीक है ठीक है। आगे हमारे पास कुछ एसेट भी थी, फर्नीचर था 4,000 रुपये का, तो एसेट तो हमारी डेबिट होती हैं। ले आओ अपने घर वापस ले आओ, 4,000 डेबिट कर दो। ओके, मशीनरी 18,000 है तो ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये हमारी एसेट है और एसेट डेबिट होती हैं 18,000। ओके, लास्ट डेटर्स 12,000 है, और BR 9,000 है, ये भी मेरी एसेट्स है। एंड द लास्ट वन कैश 2,000। बता सकते हो इसका टोटल कितना आया? 30, 40, 45,000। नहीं भाई, हो तो गया, मैच तो कर गया। दिस इज योर आंसर। नहीं, दिक्कत क्या आई, कोई भी बैलेंस शीट हो। अब जरा देखो ना, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई, साल खत्म हुआ, जरा ढंग से सुनेंगे आप लोग। मैंने ये बैलेंस शीट बनाई 31 दिसंबर 2020 की। यहाँ मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, यहाँ लिखा
लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। यहाँ मैंने लिखा फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 लाख। यहाँ लिखा कैश 50,000। यहाँ लिखा मैंने बैंक 30,000। यहाँ लिखा डेटर्स 1,20,000। ओके, स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख। टोटल बता सकते हो कितना आया? अरे वाह, रे वाह हर्ष, 9 लाख। यहाँ इधर भी आ जाएगा 9 लाख। मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स 80,000, बैंक लोन 1,20,000। बाकी जो बचा काले चोर ले गए, बताओ कहाँ जाएगा? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बताओ जी। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। अगर हम ये क्वेश्चन में गायब कर दें, हमें नहीं मालूम, हमें क्वेश्चन केवल इतना ही दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग टू ऑल ऑफ यू दैट पास द ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब बता सकते हो किस डेट में एंट्री पास करनी है? 1 जनवरी 2021। बहुत बढ़िया। अब जरा ओपनिंग एंट्री पास करके बता सकते हो क्या? ये हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट एंड विद द हेल्प ऑफ द मिसिंग फिगर पास आउट द ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग अगले साल की 1 तारीख को आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को ले आएंगे ना अगले साल 1 तारीख को? तो प्लांट एंड मशीनरी को अगले साल ले आए बैलेंस शीट से निकाल करके। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो हम लाए हैं बैलेंस शीट से एसेट निकाल के। अच्छा जी, कैश 50,000, बैंक 30,000, डेटर्स 120। देखो ना, डेबिट करने वालों को क्या किया? डेबिट किया। अरे बोलो ना। और क्रेडिट करने वालों को क्या कर दें? अब बताओ, बस इतना दिया था हमने, कर दिया। बताओ डिफरेंस कहाँ ले जाएं? जर्नल एंट्री रहने दें डिफरेंस में। बहुत बढ़िया। कितने रुपए से? दिस इज योर आंसर। ये होती है ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग को ओपनिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं अब समझ में आया? बैलेंस शीट से आता है। कहाँ से आता है? क्या ट्रेडिंग पीएल को लाए क्या? अरे बात खत्म हो गई। ट्रेडिंग पीएल से कहाँ लेना देना? ठीक है ना? चलिए आते हैं अब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज। सर एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? होता क्या है, साल भर हम लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, साल के अंत में देखते हैं ओ हमें ना सैलरी देनी बाकी रह गई है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस देना बाकी रह गया है। भाई हम इतना जानते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अगर हम बना रहे हैं, अगर हम बेसिकली बात करें ट्रेडिंग एंड पीएल की, तो ये बन रहा है मेरा 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20। इसका मतलब तो ये हुआ कि नॉर्मली हम लोग एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। कौन सा अकाउंटिंग? एक्रूवल कहता है ना, सुनो, एक्रूवल कहता है ध्यान से सुनो। अगर कोई खर्चा एक्सपेंसेस यहाँ पर 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20 के अंदर का है, जो इससे मैच करता है, अगर कोई एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मैच करता है, तो वो खर्चा यहीं आएगा ट्रेडिंग एंड पीएल में। ध्यान रखना, भले ही कैश गया हो या ना गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम, and it is clearly said by the mercantile system that all the expenses which relates to this particular period of time, we are needed to record in the same period. We are not
एनटाइटल और वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर इट इन द नेक्स्ट ईयर। हम इसको ना अगले साल के ट्रेडिंग पीएल में नहीं ले जा सकते। हम इसके खर्चे को ना पिछले साल के ट्रेडिंग पीएल में, जो भी इस समय का खर्चा है इसी समय, खबरदार जो पिछले साल का 2019 का एक्सपेंसेस इधर लाने की कोशिश की, खबरदार जो 2021 का कोई खर्चा इधर लाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये कि अगर कोई खर्चा इस पीरियड का है तो हम इसमें शामिल करेंगे, चाहे वो कैश गया हो या ना गया हो। अगर ज़्यादा चला गया तो भैया इसमें से माइनस करो, ज़्यादा चला गया उसको अगले साल ट्रांसफ़र करो, अगर कम गया तो उसको ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग के नाम से। पिछले साल का इसमें कोई शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? In the same way, we must try to think about the income aspect, कि कोई भी इनकम जो इस 12 महीने से रिलेटेड है हम वही इनकम यहाँ लिखेंगे, चाहे एक्चुअल में वो कैश में आई हो या ना आई हो। हाँ, अगर एक्स्ट्रा इनकम आ गई है अगले साल की इस साल तो यहाँ से माइनस करके उसको अगले साल ले जाओ। हाँ, ध्यान देना पिछले साल की कोई इनकम यहाँ शामिल ना होने पाए। इज इट क्लियर? जिसके कारण हमारे कुछ एडजस्टमेंट पैदा होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया तो कम खर्चा किया है, अरे ऐड करो, अरे ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, प्रीपेड है, ले जाओ अगले साल। एक्रूड इनकम, कोई इनकम जो मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है, मिल जानी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है, उसको आप यहाँ शामिल करो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उड़ी बाबा, अगर आपको एडवांस में कोई इनकम मिल गई है, इधर क्या कर रही है, उसको अगले साल के लिए ट्रांसफ़र करो। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अपने आप लग जाता है क्या डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पर, कि साल के अंत में हमें लगाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन अपने आप नहीं लगता, हमें लगाना पड़ता है। जी सर। बैड डेट्स, सोचना पड़ता है कितना पैसा अब नहीं मिलेगा। मान लो मैंने किसी को माल बेचा 5 लाख रुपए का, now I recovered only rupees 4 lakh. Now I just expected that the other one party will give me only rupees 80,000 full and final, means 20,000 he will not pay to me. It means this is the amount of bad debts. याद रखेंगे, अगर मैंने किसी को 5 लाख रुपए का सामान बेचा, उसने मुझे 4 लाख समय पर दे दिया, now I am just want to get rupees 1 lakh which is the rest amount, और मुझे लगता है कि मुझे केवल अब 80,000 ही मिल पाएगा, 20,000 डूब जाएगा। तो डूब जाएगा ये मुझे लगता है या बता करके डूबेगा? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। या मुझे लगता है कि सामने वाला नहीं देगा, मैं मांग मांग कर थक गया तो मैं उसको बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दूंगा। बात समझे या नहीं समझे? अच्छा, होता क्या है बैड डेट्स, इसको हम लोग बैड डेट्स कहें या एक्चुअल बैड डेट्स कहें। एक आदमी जिसको मैंने माल बेचा वो खुद डूब गया, मान लो जिसको मैंने माल बेचा वो खुद डूब गया तो मेरा पैसा भी डूब गया, मतलब वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल बैड डेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है ये? मैंने तो माल बेचते समय लिखा था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000, मुझे 20,000 लेने हैं किसी से। अरे 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 अरे, उसने मुझे न केवल दिए 18,000, कितने दिए? 18,000 दिए। अब मैं 2,000 उससे लेना चाहता हूँ, कैसे लूँ? मैंने कहा पैसा दो, उसने कहा तंगी चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा पैसा दो, उसने कहा मैंने तो कोर्ट में अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंसी के लिए, अब मुझसे ना मांगो, कोर्ट से मांगो। मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी तो वो नल्ला निकला, उसके पास तो कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट में, उसके पास तो कैश भी नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, एसेट भी नहीं है। तो इसका मतलब मुझे तो साफ साफ पता चल गया कि अब उससे मुझे क्या मिलेगा। हाँ, तो मजबूरी में जब मुझे पता चला कि मुझे ठेंगा मिलेगा तो मैं डेटर्स को रखे रहूं या डेटर्स को अब उड़ा डालूं? उड़ा देना। तो उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 डेटर्स 2,000, और ये तो मेरा नुकसान हो गया और एक्चुअल में नुकसान है। दिस इज नोन एज बैड डेट्स। इज इट क्लियर? तो ये मुझे एंट्री पास करनी पड़ती है, इसके लिए मुझे पता करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता।
ना तो सामने वाला हो सकता है बताए भी ना, तो बैलेंस शीट में रखोगे, कितनी गंदी बात है। सोचो बैलेंस शीट में हम रख रहे हैं डेटर्स 2000, जबकि मैंने आपको 50 बार बोला है बैलेंस शीट में केवल वही चीज़ें रखो जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब जो पैसा डूब चुका है उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्या तुम्हारा बैलेंस शीट अच्छा शो होगा या गंदा शो होगा? बस हटाओ वहां से उस गंदगी को, सफाई करो, गंदगी को कहाँ ले जाओ, वहां से झाड़ू लगाकर रिसाइकिल बिन में ले जाओ। रिसाइकिल बिन कहाँ होती है? बहुत बढ़िया, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बात समझ में आई? बोली बाबू। एक बात बताओ बाबू, कोरोना आने से पहले किसको मालूम था क्या होने वाला है? तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। जब मान लो किसी के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड बिजनेस इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन टू ऑल ऑफ अस। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन ही होता है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत हम उसके लिए और चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल हो, एक्यूरेट हो। अच्छा, मैंने किसी को माल बेचा, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसके साथ मेरा बवाल हो गया। बवाल हो गया इन द सेंस क्वालिटी को लेकर के, मनी को लेकर के, रेट को लेकर के, कुछ भी लेकर के, टर्म्स कंडीशन को लेकर के, हो सकता है आपस में झड़प हो गई हो। उसने कहा भैया 20,000 हम नहीं देंगे। होगा वो अच्छा आदमी होगा, वो बिल्कुल बहुत अच्छा आदमी होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में अच्छी है, लेकिन उसके साथ मेरी झड़प हो गई। झड़प किस चीज़ को लेकर के हुई? उसने कहा कि आपने हमसे गलत रेट ले लिया, मार्केट में इतना मिल रहा था, आपने हमारी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया। फिर कहता है कि नहीं नहीं, आपने ना हमसे कहा था 3 महीने बाद पैसा लेंगे, आप हमसे 2 महीने में पैसा ले रहे हो और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। जो भी हो, जो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। बाद में उसने कहा नहीं, हम 2,000 नहीं दे पाएंगे आपको, आप दूसरों को डिस्काउंट देते हो, हमें भी चाहिए, हम नहीं देंगे 2,000। मार लिया उसने 2,000, अब क्या करें? हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई हो, उसने हाथ जोड़ लिया, भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम क्या कर लेंगे, दौड़ा दें उसको, बस बात खत्म। तो उसको बैड डेट्स को हमें हटाना पड़ेगा, तो ये एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। जरा देखो नीचे लिखा हुआ है, अब बैड डेट्स के लिए हमको कुछ आपको बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो बैड डेट्स का हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया, ये खत्म हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बता सकते हो क्या करते हैं एंट्री? हमको तो मालूम है सर, साल के अंत में हम देखते हैं बैलेंस शीट में एसेट है 5 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में एसेट है 5 लाख रुपए की, और हमें लगता है ना 10% WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। लगा डालो सर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आप लोगों ने कई पूरे एक चैप्टर में एंट्री यही तो पास की थी। और 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। और डेप्रिसिएशन हमारा एसेट को, एसेट की गंदगी को साफ करने के लिए कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बस 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 इतना याद रखना है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो हमको ना डेप्रिसिएशन पर अब का कोई बात करनी है, ना हमको बैड डेट्स पर कोई बात करनी है। ज़रा नीचे देखें, देखिए इधर डेप्रिसिएशन इन्होंने आधी एंट्री पास की है, पीएल में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसके बाद होना चाहिए था पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, बैड डेट्स के लिए इन्होंने आधी एंट्री पास की है, पूरी एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। इज इट क्लियर? तो हमको इन दोनों को करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आगे आते हैं, कहता है अगर कोई, अच्छा गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल, ये चैप्टर तो पूरा खत्म कर दिया है ना हम लोगों ने। अब इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा एक चैप्टर हो चुका है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें। जब हमारा गुड्स अप्रूवल पर बचा रहता है और साल खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब मेरा वो स्टॉक बचा हुआ है। अगर सामने वाले हाँ या ना नहीं किए तो, अगर सामने वाले को मैंने 10,000 का माल दिया हुआ है, साल खत्म हो गया, उसने हाँ या ना नहीं की, तो इसका मतलब स्टॉक मेरा बचा हुआ है। मेरी बात समझें, मैंने आपको माल बेचा कि ले जाओ, आपने कहा 15 दिन के अंदर मैं हाँ या ना करूँगा, और आज है आपकी तारीख 25 दिसंबर 2021, ये आपकी डेट है। अच्छा, ये डेट चल रही है और 15 दिन का। अब इसके बाद हमारा साल खत्म होता है कब? 31 दिसंबर 2021। जब हमने आपको माल बेचा था तो मैंने एंट्री कर दी थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, यस और नो? यही एंट्री की थी ना, याद आया होगा, चैप्टर याद आया होगा। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा वो दिमाग लगाना छोड़ दें 2 मिनट के लिए। जितने लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो 2 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाना यहाँ पर छोड़ दें।
जितने लोगों ने पढ़ रखा है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये चैप्टर आप पूरी तरह नहीं करेंगे तब तक ये एंट्री नहीं समझ में आएगी, और मुश्किल से 40 मिनट का ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने उधार माल बेचा किसी को, और मैंने कहा पसंद ना पसंद होने पर वापस कर देना, पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो 15 दिन के अंदर वापस कर देना। सामने वाले को जब मैंने माल बेचा और अभी 5 ही दिन बीते हैं, 5 दिन बीते और मेरा साल खत्म हो गया, क्या मैं मान लूँ सामान बिक गया? अगर उसने इन 5 दिनों के अंदर हाँ कर दिया होता, उसने अगर इन 5 दिनों के अंदर हाँ कर दिया होता तो ये मेरी इस साल की सेल होती। मेरी बात समझे? और अगर इस साल की सेल हो गई होती तो एंट्री हम पास करते गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा और ढंग से कर देता हूं, देखें इधर, अब वो लोग भी सुने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो लोग भी इत्मीनान से सुने। ये 2021 है, ये 2022 है। अच्छा, मैंने किसी को माल बेचा उधार, और वो मैंने माल बेचा 25 दिसंबर को। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन अप्रूवल, क्योंकि ये सेल नहीं मान सकते। ये सेल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सामने वाले को मैंने 15 दिन का समय दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अगर वो 31 तारीख, साल कब खत्म हो रहा है? 21 का साल कब खत्म हो रहा है सर? 31 दिसंबर 21। अगर वो 31 दिसंबर 2021 तक कह देता मुझसे कि मैंने सामान खरीद लिया, इसका मतलब मेरा सामान बिक गया। अरे बोलो ना। अगर सामान बिक गया तो सेल ऑन अप्रूवल में क्या कर रहा है? उसको कहाँ ले जाओ? फिर एक्चुअल सेल में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? हाँ, सेल ऑन अप्रूवल को ख़त्म करो, सेल में ले जाओ। अब अगर इस साल की सेल है तो इस साल आ गया तो सारा झंझट खत्म हो गया, सेल हमारा चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बल्ले बल्ले। लेकिन 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 उसने ना 31 दिसंबर तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ओके, तो मैं इसको इस साल की सेल मान लूँ, 2021 की सेल अपने मन्ने से मान लूँ कि सामने वाले ने खरीद लिया, उसके पास टाइम नहीं बचा हुआ है क्या हाँ या ना करने के लिए? बचा हुआ है ना उसके पास समय हाँ या ना करने के लिए। मैं सेल कैसे मान लूं? और अगर वो अगले महीने 1 तारीख को सेल हाँ या ना करेगा तो वो किस साल की सेल मानी जाएगी? तो उसको इस साल आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? सबसे पहले अगर उसने हाँ या ना 31 दिसंबर तक कुछ नहीं किया है, एंट्री को रिवर्स करो, एंट्री को रिवर्स करो। सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने से? और ये अगले साल की 1 तारीख को यहां एंट्री वापस ले आओ, 1 जनवरी 2022 को, कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन अप्रूवल। बात समझ में आई? वापस ले आओ 50,000 से। देखो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब सेल होगी तो किस साल की होगी? इस साल की होगी। अगर अब सेल हुई भी तो इस साल की। सेल से वापस आ गया माल तो ठीक है, कैंसिल कर देंगे, लेकिन इस साल की तो सेल नहीं ना हुई, ये हमने रिवर्स करके खत्म कर दिया ना झंझट। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, अगर याद आया हो, कि अगर हमने लिख दिया कि ये सामान इस साल नहीं बिका है तो मेरे पास स्टॉक भी तो वापस आ गया ना। वो स्टॉक मुझे वापस करेगा या स्टॉक उसी के पास पड़ा हुआ है? उसी के पास है। तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद आया होगा। और किस पर लिखते हैं स्टॉक को? एट कॉस्ट। किस पर? क्योंकि ये जो 50,000 ये होता है ये सेल प्राइस पर होता है। किस पर होता है? ये हमेशा सेल प्राइस पर होता है, जबकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिखा जाता है। बात समझ में आई? ये याद आया होगा चैप्टर।
और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको माल बेचा 15 दिन के लिए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। जैसे ही मैंने आपको माल दिया मैंने ये एंट्री पास कर ली, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन अप्रूवल। अगर आपने 5 दिन के अंदर हाँ या ना नहीं किया, 15 दिन का समय दिया, 5 दिन का समय बचा हुआ है साल खत्म होने में, अगर आपने 5 दिन के अंदर हाँ या ना नहीं किया तो इस साल की तो सेल मानी ही नहीं जाएगी, तो इस साल तो एंट्री नहीं होनी है। एंट्री तो कब होनी चाहिए, अगले साल होनी चाहिए। तो भैया इस एंट्री को पहले तो पूरी तरह रिवर्स करके ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दिया, लेकिन ख़त्म करने से मेरा सामान मेरे पास नहीं आया, वो स्टॉक अभी भी क्लाइंट के पास पड़ा हुआ है, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो। अच्छा, अगले साल की 1 तारीख को तुरंत हम लिख देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन अप्रूवल। अगर वो खरीद लेता है तो इसको सेल में ट्रांसफर कर देंगे, वापस कर देता है तो एंट्री रिवर्स करके डन डना डन डन कर देंगे, यस और नो। बस ये हमने पढ़ाया भी था पूरा डिटेल में। तो अब आप लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि ये हमें बताइए। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं क्या है इसमें। देखिए बस, चलिए वापस आते हैं, क्या बचा। अगर देखें इधर, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, अगर कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाल लेता है, ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग किस किस चीज़ की हो सकती है? कैश का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, पक्का ना? अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ढंग से सुने। मान लो एक मालिक है, ओनर है। ओनर ने क्या किया, 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए, तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आया सर? अच्छा, समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग ये जो जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ फर्म करते हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म। अच्छा, मान लेते हैं मालिक का नाम था मिस्टर एक्स, तो इस फर्म का नाम क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, फर्म का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? एक्स। ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर उसने अपनी फर्म का नाम इंडिया एंड मतलब एक्स एंड सन्स, एक्स एंड ब्रदर्स, या एक्स एंड कंपनी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एक्स एंड ब्रदर्स कुछ नहीं रखा है, तो ऑटोमेटिकली मालिक का नाम ही मेसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बताया था ना? अच्छा, और ये कैपिटल अकाउंट किसका है? मिस्टर एक्स का है। किसका है? मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो अलग लोग हो गए, एक तो मिस्टर एक्स हो गया और एक मेसर्स एक्स हो गया। ये फर्म जो है वो मिस्टर एक्स की ही है, लेकिन वो अलग है। मिस्टर एक्स अलग है, मेसर्स एक्स अलग हो गया। मेसर्स एक्स का मतलब फर्म हो गया, एक्स की अब दो आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई, मिस्टर एक्स के नाम से और मेसर्स एक्स के नाम से। अच्छा, एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसका बिजनेस बोलेगा, कौन बोलेगा? उसका बिजनेस बोलेगा कि मैंने मिस्टर एक्स से पैसा लिया है। क्या बोलेगा? मैंने मिस्टर एक्स से पैसा लिया है। तो फर्म के पास पैसा आ गया, और जब फर्म के पास पैसा आता है तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी जो मिस्टर एक्स देगा वो डेबिट होगा फर्म में। और फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है, ये दूसरा बंदा हो गया। क्या हो गया? ये दूसरा बंदे की तरह, आउटसाइडर की तरह काम कर रहा है। बेसिकली आउटसाइडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फर्म कहेगी कि हाँ, जैसे हम दूसरों से पैसा लेते हैं उसी तरह मैंने मिस्टर एक्स से भी पैसा लिया। एवन दो मिस्टर एक्स उस फर्म का मालिक है, वो मेसर्स एक्स को चलाने वाला मिस्टर एक्स ही है, लेकिन मेसर्स एक्स अपने आप को किनारे रखता है और मिस्टर एक्स अपने आप को किनारे रखता है। तो मिस्टर एक्स जब भी पैसा देगा फर्म को, तो एंट्री होगी फर्म में कि कैश आया। कहाँ से आया? मिस्टर एक्स से आया। तो मिस्टर एक्स से जो भी पैसा आएगा फर्म में, उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट का। किसका?
अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आया ये बात। किसी को ना आई हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल टेंशन ना लेना। आकृति, अभिलाषा, आंचल, आर्यन, अतुल, कुछ भी सबको समझ में आ गया? हर्ष चल, किसी को भी दिक्कत हुआ वो तुरंत पूछना, ये नहीं कि सर बोलते जा रहे हैं हमको समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ भी अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तुरंत टोकना, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट 11th से ही ये एंट्री करते आते हैं। लेकिन हाँ, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ाई थी। तो मेसर्स एक्स अपने यहाँ ये एंट्री करता है। जब मान लो मेसर्स मिस्टर एक्स ने कुछ पैसा वापस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अपने घर के लिए। कहाँ के लिए? घर के लिए। कहाँ से निकाला होगा? इसी बिजनेस से। सर बिजनेस कैसे दे देगा? अरे मिस्टर एक्स यही बिजनेस तो कर रहा है। मान लो कोई एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो सैलून चलाता है, उसका काम है सैलून का। अब वो सैलून में पैसा डाला तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब घर पे पैसों की ज़रूरत है, सब्जी ले जानी है, तो क्या करे मिस्टर एक्स? कहाँ से ले? पड़ोसियों से ले या अपने बिजनेस से पैसा निकाले? हाँ निकाले, तो ड्राइंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तो पैसा तो बिजनेस से निकला टू कैश, मान लो 1000 रुपये ले गया आज, लेकिन वो यहाँ लिखेगा ड्राइंग अकाउंट। सर कैपिटल भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ड्राइंग की जगह अगर हम कैपिटल लिखना चाहें नहीं लिख सकते? हाँ बहुत बढ़िया। बार बार बार, एक दिन अभी चाय पी, ड्राइंग हो गया। फिर खाना खाया, ड्राइंग हो गया। फिर दोस्तों के साथ नाश्ता किया, ड्राइंग हो गया। घर में बच्चों के लिए चॉकलेट ले गए, ड्राइंग हो गया। घर में सब्जी ले गए, ड्राइंग हो गया। बच्चों की फीस जमा की, ड्राइंग हो गया। कार में घर के लिए पेट्रोल डलवाया, ड्राइंग हो गया। दिन भर में मेहमान आ गए, ड्राइंग हो गया। अरे भाई कितनी ड्राइंग 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 ड्राइंग। और कैपिटल ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आप 50 बार खुरपेच करते रहो, ना बाबा ना। कैपिटल तो एक अच्छा खासा एक अमाउंट होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25, 50 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, ऐसे अमाउंट होता है। और ड्राइंग होता है 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, दिन भर होता रहता है। तो क्या हम उसको कैपिटल कैपिटल में एडजस्ट करते रहें? 1 करोड़ की कैपिटल 2 रुपये की चाय पी, 1 करोड़ की कैपिटल 10 रुपये की सब्जी खरीदी, लिखते रहे उसी में ही, प्लस माइनस करते रहें। अरे काहे को बीमार होना? आप एक अलग अकाउंट खोल लो ड्राइंग के नाम से। जो भी घर का खर्चा है ना, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। और साल के अंत में जितनी भी ड्राइंग हुई होगी, वो 25-50 पेज में आई होगी, सबको जोड़ करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? एक ही बार में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? तो साल के अंत में जितनी बार भी ड्राइंग होगी, 1, 2, 3, 4, 10, 25, 50, 100 बार होगी, सबको उठा करके ख़त्म कर देना ड्राइंग को। टू ड्राइंग 1000 मान लो आती है 5 लाख रुपए साल भर में, और इसको कहाँ ले जाएंगे? एक्स के कैपिटल अकाउंट में। अब समझ में आई बात? तो वो गंदा भी नहीं लगेगा, कैपिटल अकाउंट की भी इज्जत रह जाएगी। बात समझ में आई? पक्की बात है ना? अच्छा, ये हो गया ड्राइंग। अगर कैश का ड्राइंग है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हो सकता है मालिक का अपना बेकरी का फैक्ट्री हो, बेकरी की फैक्ट्री हो सकती है ना, मिठाई की फैक्ट्री, बेकरी की फैक्ट्री। अब घर पे वो कुछ बच्चों के लिए मिठाई ले जाए तो मार्केट से खरीदे या अपनी फैक्ट्री से ले जाए? तो परचेज ही तो कम करेगा, स्टॉक ही तो कम करेगा, नहीं करेगा? हाँ, तो जब वो अपने स्टॉक को घर पे ले जाता है तो आप परचेस को माइनस करेंगे, क्योंकि फर्म के हाथ में, फर्म यानी मेसर्स एक्स ने जो परचेस किया हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर इसमें से वो 100 रुपये का सामान घर में बच्चों के खाने पीने के लिए ले गया तो उसका तो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज ही तो कम होगा ना उसका। 100 रुपये का वो घर ले गया आप परचेज को। पक्की बात है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ड्राइंग में हमें नहीं लगता अब दिक्कत आएगी। पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं, कुछ छूटा ना हो। हो गया ना?
यहाँ केवल गुड्स की बात हो रही है, तो आप लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इज इट क्लियर? और साल के अंत में सारे के सारे ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सृंजनी लेट हो गए क्या बाबू आप? क्यों बाबू? अरे बाबू, हम तो 2 बजे स्टार्ट करना था, रोड जाम था, किसी तरह हम, कोई एग्ज़ाम था, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम था, हम तो 1 घंटा आज ट्रैफिक जाम में थे, हमें उम्मीद नहीं थी आज भी क्लास हो पाएगी। चलो, मैसेज तो वैसे सुबह आ गया होगा 10-11 बजे के आसपास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैम्पल्स। ये सारे एडजस्टमेंट के पार्ट्स हैं, याद रखेंगे। एडजस्टमेंट जब भी अब बैलेंस शीट हम लोग ट्राई करेंगे ना, अब इसके बाद जैसे ही ये पॉइंट सारे खत्म होंगे उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारे एडजस्टमेंट बहुत काम के। और देखिए ना, टोटल मिलाकर यही एडजस्टमेंट ही मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड का एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट, ड्राइंग का एडजस्टमेंट, फ्री सैम्पल्स का एडजस्टमेंट, लॉस ऑफ स्टॉक का एडजस्टमेंट, यही चीज़ें दी रहती हैं, कुछ और नहीं रहता ज़्यादा। और सारे के सारे एडजस्टमेंट यहीं पर हो ही जा रहे हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, बता सकते हैं क्या क्या मतलब हुआ इसका? हुआ ये, एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी, बहुत ही छोटा सा पॉइंट। हाँ बोलो बाबू बोलो। क्यों? ना, अब मैं समझाता हूँ क्या करना है, ढंग से सुनेंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट और ये है आपका पीएल अकाउंट। यहाँ आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आप लिखते हैं परचेज, यहाँ आप लिखते हैं सेल्स और यहाँ आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने का मतलब ये नहीं कि क्रेडिट होता है, बेसिकली ये यहाँ माइनस होना चाहिए, यही तो बताया था। बस इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, पक्की बात है? अच्छा, हमने ना, मेरे पास 1,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था, 5,000 का मैंने और ख़रीद लिया। 10 यूनिट ये थी, 50 यूनिट ये थी, टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? 60। 60 kg समझो, 60 यूनिट समझो, ये रुपीज़। हम ये केजी यहाँ पर अपने मन से कर रहे हैं, अदरवाइज़ पीएल और ट्रेडिंग में कभी केजी और यूनिट्स नहीं लिखते। चलिए, सेल्स हो गई 30 यूनिट्स, 5,000 में, कितने में बताओ, फ़ायदा कितना हो गया? सर 60 की कीमत अगर 6,000 है तो 30 की कीमत कितनी रही होगी परचेज प्राइस? 3,000। तो फ़ायदा कितना हो गया मोटा मोटी? 2,000। पक्का? मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है केवल 15। कितना पड़ा हुआ है? तो 60 पर अगर 6,000 है तो 15 का स्टॉक कितने का होगा? ये हमेशा एट कॉस्ट पर होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर होता है, हाँ या ना? तो प्रॉफिट को देखो, इसमें प्लस था, उसको इस साइड लिखकर बराबर कर दिया ना। नहीं समझ में आई बात? ये 5,000 में कितना प्रॉफिट है? 3,000 प्लस, क्योंकि अगर 60 का रेट 6,000 है तो 30 का रेट कितना होगा? 3,000। उसमें 2,000 प्रॉफिट जोड़ा, जो ये प्रॉफिट ऐड किया है देखो, वही तो यहाँ पर आया है कि कुछ और आया है? वही है।
यानी ये हमारा, ये तो तय हो गया कि यही जीपी हमारा यहाँ से आता है। कहाँ से आता है जीपी? जो सेल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना, जो सेल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना, वही हमारा जीपी होता है। ये तो पक्का हो गया। और बाकी सारी चीज़ें, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब कॉस्ट पर होते हैं। इसमें भी किसी को कोई बट इफ और डाउट नहीं रहा होगा। चलिए मेरे पास कुछ और भी बच गया क्या? मेरे पास टोटल स्टॉक कितने यूनिट्स थे? टोटल 60। और हिसाब किताब कितना है मेरे पास? 30 का और 15 का। कितना छूट गया? मान लो मैंने वो 15 फ्री सैंपल दे दिए। चलो 10 मैंने, जो 15 बचा है ना, जो मेरे पास टोटल 60 था, उसमें से सेल हो गया है 30 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 15 यूनिट, बैलेंस है 15। अब इसके बारे में मैंने पता करना शुरू किया, आखिर 15 गया कहाँ? तो मुझे पता चला इसमें से 10 जो है हम घर ले गए, ड्राइंग कर ली। नहीं कर सकते? 5 जो है वो मैंने फ्री सैंपल दे दिया। नहीं कर सकते? अच्छा, जो मैंने ड्राइंग दिया उसकी एंट्री आपको मालूम है क्या कर सकते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं, यही तो करते हैं। चलो 10 का कितना हुआ? 1000 रुपये हो गया ना। अगर 60 का 60 6000 है तो 10 का 1000 होगा। बोलो बताओ इसको कैसे लिखें? 1000 को कहाँ ले जाएं? 1000 को कैसे लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? मैं बताऊं? मेरे लाल, परचेज को कम करो ना। किसको कम किया है? परचेज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं साल के अंत में? अच्छा, इसका मतलब परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां मैं लिख दूं परचेज, यही तो करना पड़ेगा। यहां भी परचेज लिखो, यहां भी परचेज लिखो। बहुत अच्छा दिख रहा है ना? एक ही अकाउंट दो दो बार दिखेगा, बड़ा मजा आ रहा है ना? तो क्या करें? एक जगह कर दें, यानी माइनस कर दें। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी तुम लोगों ने। तो हम यहां 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसी में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? 10 यूनिट कितने रुपए? यानी अब हम परचेस कितने रुपए से लिखेंगे? 40 यूनिट। हाँ या ना? कितनी यूनिट्स? बात समझ में आई? समझ में आई बात? अच्छा, अभी भी मेरा हिसाब किताब बचा है। देखो अब कितना बचा है यहाँ? 50। 50 में से 30 इधर गया, 15 इधर गया, अभी भी बचा हुआ है 5। 5 कहाँ गया है? अभी भी 5 का डिफरेंस दिख रहा है ना वहां पे? वो मैंने फ्री सैंपल में दिया है। चलो चलो एक काम करते हैं, आखिर सैंपल जाता कहाँ से है? सर जैसे ड्राइंग परचेस से निकलता है ना, वैसे ही फ्री सैंपल भी कहाँ से निकलता है? तो ड्राइंग कर दें, उसको ड्राइंग लिख दें। नहीं ना? तो नहीं, हाँ आ रहे हैं बाबू, फ्री सैंपल लिख दिया मैंने। हम फ्री सैंपल, चलो भाई। बच्चे ने कहा सर आप एडवर्टीजमेंट लिखिए। चलो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर दें, कोई दिक्कत है? तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। और साल के अंत में परचेज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? और एडवर्टीजमेंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया मेरे लाल। पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। अब समझ में आया? यानी कि हमें सबसे पहले परचेज को माइनस करना पड़ेगा। कितने से? फिर से 5 माइनस करो यहां से। बात समझ में आई? और यहां लिखो सैंपल। क्या लिखेंगे? और अब यहां -500 करके कितने का आ जाएगा?
50 में से 10 गया 40, 40 में से 5 गया 35, 3500, बिल्कुल ठीक है। अब आपका हिसाब किताब मैच कर गया। पूरा करेंगे। ये आ गया 35, 35 ये, 10 ये, 45, 45 में से 30 हमारा सेल हो गया, 15 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब समझ में आई बात? अच्छा, लेकिन ड्राइंग जो था वो तो बैलेंस शीट में जाता है। ड्राइंग कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? क्योंकि हाँ भाई, ड्राइंग कहाँ जाता है? कैपिटल में से माइनस होता है। क्या बात कर रहे हो? तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन सैंपल तो मेरा एडवर्टीजमेंट है ना, ये कहाँ जाएगा? सर ये यहाँ पीएल में आएगा, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट के नाम से। बात समझ में आई? और ये हम लोगों ने अभी भी एंट्री भी तो पास की, तुम लोगों ने ही तो बताया सर पीएल में ले जाएंगे ये। अब समझ में आया क्यों और कैसे कहाँ जा रहा है? क्यों हम लोग एडवर्टीजमेंट यहाँ नहीं लिखते पीएल में? क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम होता है ड्राइंग। लेकिन सैंपल तो हमारा पीएल का आइटम होता है, चाहे एडवर्टीजमेंट का नाम दो चाहे फ्री सैंपल का नाम दो। गॉट इट और नॉट? तो जो चीज़ जहां जानी चाहिए वहीं गई। अगर मान लो मैंने ये सामान यहां नहीं खरीदा होता सैंपल वाला, मैंने डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर दिया होता, तो क्या वो ट्रेडिंग में गया होता? नहीं। क्या वो पीएल में गया होता? हाँ। तो जो चीज़ जहां जानी चाहिए वहीं लिखी है मैंने। जो चीज़ जहां जानी चाहिए वहीं लिखी है। पीएल का आइटम पीएल में, एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हो, ट्रेडिंग में कैसे जाएगा भाई? वो पीएल में जाएगा। तो ट्रेडिंग में से निकालो और कहां ले जाओ? अच्छा, ड्राइंग तुम ट्रेडिंग में कैसे लिख सकते हो? उसको ट्रेडिंग में से निकालो और कहां ले जाओ? बैलेंस शीट में। अब समझ में आई बात? बस ये भी आपका हिसाब किताब डन डनाडन डन हो गया, तीनों पॉइंट खत्म। आते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। चलें? ये नहीं था बाबू, ये है। अच्छा, अब आते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। क्या है ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर? मैंने ना 100 यूनिट्स खरीदे। मैंने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 यूनिट्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, 1000 का खरीदा। उसके बाद खरीदने के बाद आग लग गई, बाढ़ में डूब गया, इवोपरेशन हो गया, या किसी की लापरवाही से टूट गया, नहीं हो सकता। तो परचेज हुआ तो मेरे स्टॉक में शामिल हो गया, हमने इसको किया लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट जैसे ही स्टॉक नुकसान हुआ। चलो, लिख सकते हैं पूरा 1000। हाँ या ना? सामान टूट गया, क्या लिखें? परचेज को सब टूट गया, सब टूट गया, सब टूट गया। पक्की बात है ना? और हमने इसको लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में मैंने देखा मैंने इसका इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है। क्या करवाया हुआ है? अगर मैंने इसका इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो सीधे एबनॉर्मल लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो गया होता?
चलो दूसरा केस ले लेते हैं यहाँ पे। हमने 1000 रुपये का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 100 यूनिट्स टू कैश। और जैसे ही सामान आया फैक्ट्री में, टूट गई, मैं टूट के चूर हो गई, तो ये सामान टूट गया। चलो बताओ, टूट गया तो क्या एंट्री करेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बहुत बढ़िया, 100 की 100 यूनिट मेरी खत्म। अच्छा, एक बात अब आगे फिर आई, मैंने देखा, मैंने तो इसका इंश्योरेंस कर रखा है। क्या कर रखा है? और इंश्योरेंस कंपनी के पास मैंने अप्लाई कर दिया 1000 के लिए, मुझे 800 रुपये मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 800। आप चाहें तो लॉस ऑफ स्टॉक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देते हैं, जब इंश्योरेंस से ले ही रहे हैं। सबसे पहले हम इसको किस में ट्रांसफ़र कर दें? सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस लिखो, लॉस ऑफ स्टॉक लिखो, कुछ भी लिख दो। अच्छा, जैसे ही ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से 800 मिलेगा, अब लॉस ऑफ स्टॉक तो मेरा उतने से कम हो गया, तो मैंने लॉस ऑफ स्टॉक 1000 से ख़त्म किया। अब मेरा एक्चुअल में लॉस कितना है, इसी को हम ले जाएंगे एबनॉर्मल लॉस में। मर्जी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा कुछ भी मिलना नहीं था, सारा एबनॉर्मल लॉस में गया। यहाँ मिलना है, और जितना नहीं मिलना है वही एबनॉर्मल लॉस में चला गया। बोलो, वहाँ कुछ नहीं मिलना था, वहाँ नहीं मिलना था। कितना नहीं मिला? 1000 पूरा नहीं मिला। कहाँ चला गया वो जो नहीं मिला? एबनॉर्मल लॉस में। यहाँ पर भी हमको नहीं मिलना है। कितना नहीं मिलना है? 200। कहाँ चला गया? एबनॉर्मल लॉस में। आप सर दोनों तरफ एक जगह एंट्री करिए ना। ठीक है, कर देते हैं। इसको हम लॉस ऑफ स्टॉक लिखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम इस एबनॉर्मल लॉस को हटा करके यहाँ भी लॉस ऑफ स्टॉक को पीएल में ट्रांसफ़र कर दें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि लॉस ऑफ स्टॉक लिखा है या एबनॉर्मल लॉस लिखा है। इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस एट ऑल। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना, कोई अब फ़र्क है? लॉस ऑफ स्टॉक खत्म हो गया, एबनॉर्मल लॉस को मारो गोली। यहाँ भी देखो, लॉस ऑफ स्टॉक मैंने 1000 लिखा था, लेकिन बाद में चला, अब पता चला 800 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बाकी बचा जो नहीं मिला, वो एबनॉर्मल लॉस में ले जाओ। नहीं ले जाना चाहते हो, मत ले जाओ एबनॉर्मल लॉस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मर्जी है। बोलो। हाँ, अब बताओ, लॉस ऑफ स्टॉक खत्म। अब एक्चुअल में लॉस कितना? कहाँ ले जाएं इस लॉस को? अगर आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं भी खोले होते ना, तब भी 200 रुपये ही पीएल में जाता, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से। किस नाम से? हाँ जी, आप चाहते डायरेक्टली यहाँ से एबनॉर्मल लॉस हटाओ, कहाँ ले जाओ साल के अंत में? पीएल में, मर्जी है। ठीक है ना? फिर से बता दूं या रहने दूं? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से मान लो जब भी पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? कैश मिला तो कैश, बैंक मिला तो बैंक, परचेज मिला तो परचेज, जो मिला। हाँ या ना? मिल गया पैसा, कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लें इसको। कहाँ पे? मान लो उसने हमको सामान दे दिया, स्टॉक दे दिया, ठीक है ना? जो नुकसान हुआ वही उसने हमको दे दिया, तो मेरा वापस आ गया परचेज।
ठीक है। चलिए इसने क्या किया है जरा इसके बारे में देखते हैं, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, हो गया, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का, बीमार होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग का बिल्कुल डन डनाडन डन है। इन्होंने आधा अधूरा एंट्री किया हुआ है, पूरी एंट्रीज नहीं की हैं। अच्छा जी, अब क्या बचा हमारा एडजस्टमेंट में, ये तो हम लोग को अब इन चार के बारे में कुछ भी नहीं देखना। चलिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात कर लेते हैं, 5-5 मिनट लगेगा। नेक्स्ट सेशन में हमारा केवल मेन यही बचा रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात करते हैं। वैसे मालूम तो है लेकिन जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं मालूम। अगर मैंने कहा कि मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है, ये पीएल अकाउंट में बना रहा हूँ और ये 2021 का बन रहा है। मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है जिसको मैं सैलरी देता हूँ 1000 पर मंथ, और मैंने उसको टोटल सैलरी दी है 10,000 रुपये की। बताओ पीएल में कितना जाएगा? 12,000। क्यों? क्योंकि पूरे साल की सैलरी देनी थी, लेकिन मैंने एक्चुअल में उसको सैलरी दी कितनी? तो हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, कैश में दिया 10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो देनी बाकी है वो है 2,000। टोटल हम कितने से पीएल में डेबिट करेंगे? 12,000। सर करना क्या है, जब हम सैलरी देंगे एम्प्लॉय को, मान लो जनवरी की सैलरी देंगे, जनवरी की सैलरी दी जनवरी 21 की, मैंने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1,000। फरवरी की सैलरी दी, कितनी दी? 1,000। एंट्री हो गई ना। फिर मार्च की सैलरी दी, इसी में ही करते चले गए। क्यों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह आ गए अक्टूबर तक 1,000 और 1,000। पक्की बात है। ये 10 महीने की सैलरी की एक जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री पास करो तो क्या बनेगी? सब जोड़ करके सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आज तक 10 महीनों में हमने ये 10,000 ही एंट्री पास की है, टोटल मिला दें तो। अरे बोलो ना, सब मिला दें। अब नवंबर में कुछ गया नहीं, दिसंबर में भी कुछ गया नहीं। अब जब हम बुक्स क्लोज कर रहे थे उस समय मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या, ये भी तो खर्चा इसी साल का है ना। ये 2,000 जो मैंने सामने वाले को नहीं दी है, मुझे देनी चाहिए थी ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा तो हो गया ना। तो मैंने देखो बाकी भी खर्चा 10,000 लिखा, ये भी खर्चा 2,000, टोटल 12,000 से डेबिट कर दिया। लेकिन जेब से कैश नहीं ना गया, जाना बाकी है ना। तो हमने इसको अपनी लाइबिलिटी बना ली आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। पक्की बात है। सैलरी को कहां ट्रांसफर करते हैं टोटल मिलाकर साल के अंत में? कितने से सैलरी हो गई? टोटल सैलरी कितनी है पीएल के? 10,000 ये और 2,000 ये। पक्की बात है। चला गया 12,000। और ये 10,000 ख़त्म, ये 2,000 ख़त्म, ये 12,000 ख़त्म। कैश में से माइनस होगा, पीएल में तो हम लेकर चले गए, पीएल में 12,000। उड़ी बाबा, आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटी है ना मेरी, ये कहाँ चली जाएगी? बस बात समझ में आई। नोट कर लें, ये आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। चल सकते हैं आगे।
अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, प्रीपेड। मैंने यही एंट्री जो की मैंने ये एंट्री जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक अक्टूबर तक ऐसे ही चलता रहा। नवंबर में मैंने उसको 3,000 रुपये सैलरी दे दी और दिसंबर में भी मैंने उसको कितनी सैलरी दे दी, देना कितना कितना चाहिए था बताओ, एडवांस कितना हो गया, टोटल 4,000। इसमें 1,000 देना था, 2,000 ज़्यादा चला गया। इसमें भी 1,000 देना था, 2,000 ज़्यादा चला गया। ऐसे बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते, ऐसे गलत बोल रहे हो। अब सुनो बोलना कैसे है। इसमें नवंबर में नवंबर की सैलरी कितनी, दिसंबर की सैलरी कितनी, ओके, जनवरी 21 की सैलरी कितनी, ये अगले साल की चली गई ना। इसमें कौन सी सैलरी गई होगी, फरवरी। ये नहीं बोल सकते इस दिसंबर में 1,000 की सैलरी दिसंबर की है, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, फरवरी की सैलरी गई है, फरवरी 21 की 1,000, मार्च 21 की 1,000 और अप्रैल 21 की 1,000। हाँ, आएगा वही 4,000 ही आएगा एडवांस, लेकिन सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, अब जरा देखते हैं क्या हुआ होगा। ये सैलरी जब जब गई मैंने तुरंत एंट्री की, सबको अगर जोड़ें, इन सब एंट्रीज को एक साथ लिखें तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल अगर जोड़ोगे तो 16,000 आएगा। 10 महीने तक तो 10,000 गया और बाकी 2 महीने 3,000 गया, 6,000, टोटल 16,000 की सैलरी गई। अब हम जब इसको साल के अंत में पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, उड़ी बाबा, तो हम 12,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साल की सैलरी कितनी है, 12,000। इस साल की सैलरी कितनी है, 12,000। इस साल 12,000 से ज़्यादा सैलरी कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? और ये 4,000 कहाँ चला जाएगा भाई? तो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी को तो ख़त्म करना ही है। कहाँ चली गई, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी। बात समझ में आई? नहीं। टोटल सैलरी डेबिट 16,000, 12,000 चली गई पीएल में, 4,000 चली गई सैलरी एडवांस सैलरी में। तो जो इस साल की सैलरी वो पीएल में चली जाएगी, जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी है वो अगले साल पीएल में जाएगी। जब नेक्स्ट ईयर 2021 में एंट्री करेंगे ना, ये 22 है, चलो इसको हम 20 लिख देते हैं। अच्छा, ये अगले साल जब 2021 में एंट्री करेंगे ना, तो इस एंट्री की ओपनिंग ले आएंगे। क्या करेंगे, एडवांस सैलरी की ओपनिंग ले आएंगे। एडवांस सैलरी को वापस ले आएंगे डेबिट, ओपनिंग एंट्री हो गई होगी। ऊपर आज आते ही बताया था ओपनिंग एंट्री डेबिट को डेबिट ही करते हैं, तो ये कर दिया, डेबिट हो गया। अब इसके बाद इस साल का ये खर्चा होगा ना, तो इसको सैलरी में जाएगा, इसी साल के सैलरी में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी। बोलो ना, ख़त्म करना पड़ेगा एडवांस सैलरी को। 4,000 पूरा ख़त्म हो जाएगा इस साल, और इस साल के पीएल में चला जाएगा। ये इस साल का खर्चा है इसी साल के पीएल में। दैट्स इट।
देखो इधर देखना, अगर ऊपर वाला ना भी समझ में आए तो ऐसे देखो, ये एंट्री है, इसका जस्ट रिवर्स अगले साल हुआ है, देखो उल्टा, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, ये किस साल का है, अगले साल का, तो अगले साल में ही जाएगा। मैंने 2020 में 4000 सैलरी ज़्यादा दे दी, तो सैलरी में से वो 4000 हटाओ और एडवांस सैलरी में ले जाओ, बात खत्म। एडवांस सैलरी में ले गए, सैलरी को ख़त्म कर दिया। अगले साल सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी, और फिर सैलरी को कहाँ ले गए, पीएल में ले गए, क्योंकि जो कैश जाना चाहिए था वो कैश तो जाएगा नहीं, कैश तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले ही साल। बात समझ में आई? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। नोट कर लें इसको। चलिए, अब कल की क्लास में ये हम लोग का सारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को केवल बैलेंस शीट और पीएल तैयार करने का सिस्टम रहेगा। उसके बाद 3 सेशन चलेंगे, तीनों सेशन हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस शीट और पीएल बनाने के 7-8 क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ठीक है ना? आज अब कुछ नहीं होगा। कहिए तो, अगर है थोड़ा बहुत सिस्टम दिमाग में सेट है तो मैं आगे बढ़ूं, कुछ और करवा दूं इसमें? नहीं, सारे लोग बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बाबू। चलिए, तब 2-3 पॉइंट और ख़त्म कर देते हैं, जितना जल्दी ख़त्म हो। प्रोविज़न को हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं, क्योंकि आज जब तक आप ये चीज़ें ना देख लें, तीनों प्रोविज़न हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इजी चीज़ है भाई। एक बात बताओ, मैंने ना एंट्री की कि मैं बिज़नेस में कैश ले आया, तो मेसर्स एक्स के बुक्स में एंट्री होगी कि एक्स ने पैसा दिया है कैपिटल के नाम से 5 लाख रुपए, और मेसर्स एक्स ने बैंक लोन भी लिया है। अरे 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 अरे, क्या लिया है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आ रहे बाबू, आ रहे 5 लाख रुपए बैंक लोन भी हो गया। ये 2 चीजें मैंने एक तरह से, मेरी फर्म ने 2 जगह से पैसे लिए, एक तो उसने मालिक से पैसे लिए और उसने बैंक से पैसे लिए, हाँ या ना? उसको बैंक को भी पैसा वापस करना है और मालिक को भी कुछ साल, या जब तक मालिक जिंदा है तब तक तो नहीं करेगा, मतलब जो भी हो, जब तक बिजनेस चल रहा है वो पैसा वापस नहीं करना। लेकिन एक तरह से देखो तो दोनों से एक तरह से पैसा लिया है ना। किसने लिया है? मेसर्स एक्स ने। अब मेसर्स एक्स ने दोनों से पैसा लिया, बैंक वाला क्या इंटरेस्ट नहीं लेगा? अच्छा, बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक जो भी हो। मान लो 50,000 रुपए उसने इंटरेस्ट लिया और हमने इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया ईयर एंड में, कहां पे? मालिक कहेगा मैं तो बेवकूफ बन गया। क्या बोलेगा? मैंने अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, यही तो बोलेगा वो। उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जैसे बैंक ने बैंक लोन दिया था और वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसी तरह मालिक ने 5 लाख रुपए दिए कैपिटल के नाम से, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? तो दे दो उसको भी इंटरेस्ट। क्या एंट्री करेंगे जरा देखो, अगर ऐसा प्रोविजन बुक्स में आप करते हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे? कित्थो गए हो? अरे क्यों नहीं है? अलाउड क्यों नहीं है? किसने मना किया है? हाँ, क्यों नहीं अलाउड है? क्यों नहीं अलाउड है? पहले तो ये आप बताएं, कहां आपने पढ़ लिया, किसने बोल दिया अलाउड नहीं है? पहले तो ये बता दें। अब जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा ये अलाउड नहीं है। तो फिलहाल हम वहां नहीं जा रहे, इसीलिए मैंने पूछा कहां से पता चल गया।
तो फिलहाल अलाउड है, अकाउंट्स में अलाउड है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, हम एक्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश में दे दें या चेक में दे दें, कैश में दे दें या चेक में दे दें, एक बात बताओ, जब एक अकाउंट खुल चुका होता है, मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, आप उस अकाउंट से पैसा निकालते हैं, कौन वाला पैसा निकालते हैं, जो आपने डाला था या बैंक ने जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में दिया था वो वाला पैसा निकालते हैं, कौन सा पैसा निकालते हैं आप उसमें से। ये आपका बैंक का गुल्लक है, बैंक अकाउंट, आपने 1 लाख रुपए बैंक में डाला, बैंक ने 10,000 रुपए आपके इंटरेस्ट के नाम से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब आपके गुल्लक में कितना है बैंक अकाउंट में, आप 5,000 रुपए बैंक से निकालने गए, कौन सा 5,000 निकालने गए, ये वाला या ये वाला, नहीं कुछ भी हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, कुछ भी हो सकता है, अरे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है किस में से निकाला मैंने। एक बात बताओ, पार्टनर का अकाउंट बना हुआ है, पार्टनर का अकाउंट बना हुआ है, यहां प्रोपराइटर का अकाउंट बना हुआ है, मेरी बात समझना, पार्टनर या प्रोपराइटर का अकाउंट बना हुआ है फर्म में, 1 लाख रुपए उसने कैपिटल का डाला है, उसने फर्म से सैलरी ली 20,000 रुपए, उसने बोनस लिया फर्म से 10,000 रुपए, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया 10,000 रुपए, मेरी बात ढंग से समझना, कैपिटल 5 लाख, अब वो पैसा निकाल रहा है 40,000 रुपए, कितना निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 40,000, कौन सा 40,000 निकालेगा, ये या इसमें से, कौन सा वाला निकालेगा, कोई भी, सारा पैसा उसका है, कुछ भी निकाले, कहीं से निकाले, नाम में क्या रखा है, मेरी बात समझना। जब किसी प्रोपराइटर या पार्टनर को हम कुछ अमाउंट देते हैं तो उसका एक अकाउंट ओपन रहता है, तो जब आप कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तो उसके अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, किसके अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, उसके सबसे पहले अमाउंट उसके अकाउंट में जाएगा। सैलरी देनी है मालिक को सैलरी देनी है, वो भी बेचारा दिन भर मेहनत करता है, तो कैश में ले जाएगा क्या, अरे ले जाओ कैश में, कौन मना किया, पहले तुम्हारी ये सैलरी तुम्हारे अकाउंट में तो डालें, फिर उसमें से निकालना ना, कौन मना कर रहा है। नहीं समझ में आई बात, अरे बोनस, मालिक को बोनस देना है, एक एम्प्लॉय है वो बोनस पा रहा है, मालिक बोनस नहीं पाएगा क्या, हाँ सर पाएगा, तो कैश में दे दे, मालिक को दो ना, लेकिन अकाउंट खुला हुआ है मालिक का अकाउंट, तो पहले बोनस को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, वहां से मालिक निकालेगा कैश, उसकी मर्जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, अब कोई भी ट्रांजेक्शन मालिक का होगा पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर वहां से निकलेगा तो निकलेगा। अब क्लियर है। इसी तरह जब हम लोगों ने ये एंट्री पास की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले मालिक के अकाउंट में डाल दो, फिर मालिक कैश निकालेगा तो वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में गया ना। बात समझ में आई। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। सेम यही एंट्री किस केस में होगी, पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 12। हो गया ये, बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट रिवर्स हो जाएगी, उल्टी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को मिलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक को देना है, तो फर्म को होता है फायदा। कहाँ से निकालेगी फर्म, मालिक के अकाउंट से निकालेगी, तो मालिक के अकाउंट से निकाल लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। इज इट क्लियर। चलिए
सेम यही चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से मैंने आज ही अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये देखें, ये मैंने बता दिया था अभी अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था ना, तो हमें इसको भी बताने की ज़रूरत अब नहीं है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, छोड़ देते हैं मैनेजर का कमीशन और प्रोविज़न, दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनको देखेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बोल, और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग केवल वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, केवल हमारा ट्रायल बैलेंस होगा, हमको बैलेंस शीट और पीएल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। टाटा बोले अब।